हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज के टॉपिक के अंदर हम टोटल 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा अनफेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देखो, यहाँ पर थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करी गई है, थोड़ा उसको समझेंगे। पॉलिटिक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए हो जाता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रिगार्डिंग ब्लू इकोनॉमी, राइट। तीसरा हम समझेंगे द फैक्ट चेक के बारे में। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इन पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ आगे बढ़े। देखिए, आप सभी का प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है एंड उसी वजह से हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है प्रज्ञान ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट आपका होगा कल, यानी कि 16 अप्रैल को। तो मेक श्योर कि आप इसको ना कल ज्वाइन कीजिए। रीजन क्या है, देखिए, प्रीलिम्स के अंदर ना जितना इंपॉर्टेंस हमारी पढ़ाई का है, उतना ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हमारी प्रैक्टिस का भी होता है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर आपको जीएस पेपर 1 और साथ साथ सी सेट भी मिल जाएगा, ताकि आप इसको इंश्योर कर पाएं कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। तो इसके अंदर आपको आपको ऑल इंडिया रैंकिंग, आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप इस लिंक पे जाके अपने आप को एनरोल कीजिए एंड इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। अ रिमाइंडर अबाउट अनफेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इसका पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, राइटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दो इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कशन करते हुए। सर, कौन से दो केसेस? देखो, अभी क्या हुआ था, आप देख रहा ना आपने कि शिवसेना के अंदर हमें एक स्प्लिट देखने को मिला। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी एंड दूसरी तरफ जो अभी करंटली वहां पे सीएम है, ठीक है, उनकी शिवसेना, इस तरह से बोलेगा। एक तरह का स्प्लिट वहां पे देखने को मिला। अब यहां पर कोर्ट ने जो बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या बताई। उन्होंने बोला कि गवर्नर ना बहुत ज्यादा कई बार पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। गवर्नर को तो क्या होना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए ना, पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नर्स का जो रोल है ना, वो न्यूट्रल ना होकर स्टेट पॉलिटिक्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट केस हुआ, वो था रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पर ना एक तरह की कमेटी होनी चाहिए। वो कमेटी नेम्स को सजेस्ट करेगी कि भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन से होने चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास ये कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमेटी होनी चाहिए। अब इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं ना, यहां पर क्या हो रहा है, हम एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अलग अलग हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, उनकी हम इंडिपेंडेंस को अच्छे से इंश्योर कर पाए, ठीक है। डेमोक्रेसी किसके बेस पे वर्क करती है? चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, किसी तीनों में से किसी एक के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाए। जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर्स हो गएगी, और कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रख पाएंगे, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ही नहीं हमारा। भाई, बात आई समझ में? अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का अननेसेसरी बहुत ज्यादा पावर हो जाती है, आर्बिटरी पावर्स हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उसका मिसयूज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे जो सिस्टम है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर ही वर्क करता है। एंड उसके लिए हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह का चेक रखता है। कैग जो हमारा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये एक तरह का चेक रखता है ना कि वो फाइनेंसिस को कैसे यूज कर रहे हैं। उसी तरह से अलग अलग हमारे कमीशन हैं, वो भी इस चीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसी वजह से हैं, ताकि अलग अलग सेक्टर्स को हम रेगुलेट कर पाएं, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एंड साथ ही साथ बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के इनको काम करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के अंतर्गत। तो ये यहाँ पे बात करी गई है। एंड बहुत सारे आप अपॉइंटमेंट्स देखोगे ना, तो हमारे वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कर जाते हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। उन्हीं के पास पावर होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के जो हेड्स है उनको अपॉइंट करने की। तो इस वजह से इंडिपेंडेंस इनके थ्रू इंश्योर करी जा सकती है। पर अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे ना, तो थोड़ा लीगल वर्ड्स में अंदर चेंजेस है। थोड़ा देखो यहाँ से, एक्चुअल में आर्टिकल थोड़ा लीगल ज्यादा हो जाता है, पर फिर भी मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ पर क्या बात करी गई है कि जैसे आप बात कर लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि इनको अपॉइंट किया जाएगा, दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसी तरह से बाकी आपके जो अलग अलग कमीशन हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज हो गया, आपके फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन हो गया, यहाँ पर ये वर्ड देखने को मिलता है, दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आर्टिकल 324 की बात करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो यहां पर बात करी गई है, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सीईसी एंड ईसी बेस्ड ऑन अ लॉ दैट इज मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ना लीगल वर्ड्स का है। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे हमारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कैग का और गवर्नर का, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, यहाँ पर लाइन यूज की है, दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो कहने का पॉइंट क्या है, अलग अलग जगह पे ना हमें अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलते हैं।
अब जैसे बात करें अंडर हिज हैंड एंड सील, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि प्रेसिडेंट ना फाइनल अथॉरिटी है इनको अपॉइंट करने के अंतर्गत। आई बात समझ में? यहां पर कोई भी पर्टिकुलर और अथॉरिटी को ये डेलीगेट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है ना? यहीं पर फाइनल अथॉरिटी भी यही होगी। इसी तरह से सिमिलर वर्ड्स ही हमें और जगह जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके अंतर्गत भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखो ऐसा क्यों है कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी है? देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गया, हाई कोर्ट के जजेस हो गया, कैग हो गया, यहाँ पर शैल बी अपॉइंटेड बाय अंडर हिज हैंड एंड सील के अंतर्गत ये मीनिंग है कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं है कि उनको एक सर्टेन सेट ऑफ लोगों में से चूज करना है। बाकी जगह में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे ना कि आप चाहे बात कर लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यहां पर एक तरह से ना प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट साहब इनमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव मतलब ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है। आप जानते हो ना कि जो प्रेसिडेंट साहब वर्क करते हैं कैसे वर्क करते हैं, वो करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हेड होते हैं, ठीक है ना? पर जो अलग अलग और इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने बात करी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की, जो कैग की बात करी, जो इलेक्शन सॉरी जो मैंने बात करी उसके साथ ही साथ जो गवर्नर की बात करी, वहां पर ये नहीं है कि उनके पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ उन्हीं लोगों में से चूज करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, इससे प्रेसिडेंट साहब जो कि एक इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के अंदर जिन पर्टिकुलर लोगों को अपॉइंट करना है उनको इस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। गेटिंग द पॉइंट? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर प्रेसिडेंट साहब हैव्स टू वर्क अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वेयर जब हमने बात बोल दी अंडर द अंडर हिज हैंड एंड सील, वहां पर हमने ये इंश्योर कर दिया कि एक तरह से उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा कि दीज डिसीजन हैज टू बी केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि इन पर्टिकुलर डिसीजन में ये चीज कैसे अलग अलग है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए ना इन्होंने यहाँ पे बात करी है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अगर आप डिबेट्स देखोगे तो अलग अलग अमेंडमेंट्स हमने देखेंगे, जैसे ऑडिटर जनरल का हमने देखा, उनको काफी स्ट्रॉन्ग किया गया। साथ में अगर आप गवर्नर की बात कर लो तो यहाँ पर भी यही बात थी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट को कुछ ही नाम्स में से मतलब चूज करना है, नहीं, ठीक है ना? तो ये बात इन्होंने बोली थी कि प्रेसिडेंट पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 नाम दिए उसमें से चूज करना ताकि प्रेसिडेंट साहब को स्ट्रिक्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से थोड़ा फ्री रहना चाहिए, ये यहाँ पर कोशिश यहाँ पे करी गई थी। आई बात समझ में? तो इस तरह से राइटर ये बात यहीं पे ये बात जो कह रहे हैं दरअसल में यही बात है कि हमने जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बहुत ही केयरफुल ढंग से चूज किए गए हैं। ये वर्ड्स इस तरह से हैं ताकि हम जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। ऐसा भी ना हो कि प्रेसिडेंट साहब के पास बहुत अनरिस्ट्रिक्टेड पावर हो जाए, तो वहां पर हमने इंश्योर कर दिया क्या कि वहां पर वो काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर। पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जहां पर हमने इंश्योर किया है कि प्रेसिडेंट साहब के पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ना हो, वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस की वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, यहां पर ये फोकस है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सीएजी हो गया, इनको बिल्कुल पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव प्रेशर से बाहर रखना होता है। इसी वजह से क्या है, एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो गया, वेल डिफाइंड प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में देखा। सिमिलरली यहाँ पे राइटर कैसा माने, जो सीएजी है ना कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनके केस में भी यही सेम चीज होनी चाहिए। अब इन्होंने सीएजी के अंदर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो वर्ड यूज किया अंडर इज हैंड एंड सील, वो इसी वजह से यूज किया गया है, एविडेंट है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट से भी। तो हमें यहाँ पे फोकस क्या करना चाहिए कि सीएजी के लिए भी क्या बने, एक तरह की कमेटी बने। जो राइटर है ना उन्होंने कुछ उसका फॉर्मेशन भी बताया है कि हो सकता है इस कमेटी के अंदर आपके लोकसभा के स्पीकर हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, पीएसी, क्योंकि दरअसल में जो सीएजी होते हैं ना वो फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड होते हैं पीएसी कमेटी के, तो डेफिनेटली इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन नेम्स को प्रेसिडेंट्स के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो फाइनल सिलेक्शन उसके बेसिस पे कर पाए। तो इन द एंड देखो पॉइंट घूम फिर के वही था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, काफी लीगल लैंग्वेजेस के थ्रू, कि कुछ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी हमें इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है, वो कमेटीज के थ्रू फॉर्मेशन के थ्रू हम इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमें फोकस क्या करना चाहिए कि जो हम एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है उसको लेकर आए, जो ऑलरेडी है भी एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करें ताकि एग्जीक्यूटिव के पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स ना रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है, दैट इज एक लिमिटेड गवर्नमेंट का हमारा जो प्रिंसिपल है, उसको हम एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए। ये यहाँ पर राइटर का व्यू पॉइंट है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल, थोड़ा सा लीगल ज्यादा जा रहा था, बट हमें लीगल एस्पेक्ट में उतना फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो था चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल, राइट? हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बिल्डिंग अ ब्लू इकोनॉमी, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो पहले तो समझो कि आखिर ये ब्लू इकोनॉमी आखिर होती क्या है। अगर आप बात करो वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ब्लू इकोनॉमी क्या होती है कि अगर आप ओशियन रिसोर्सेज का
सस्टेनेबल ढंग से यूज करते हो। कहने का मीनिंग क्या, लोगों को यहाँ पर ओशन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे रोजगार भी मिल गया, उनको जॉब्स मिल गई, बट एट द सेम टाइम ओशियन इकोसिस्टम को बिल्कुल नुकसान भी नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। यूरोपियन क्वेश्चन भी बोलता है कि जो भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज आप ओशियन, सीज और कोस्ट के साथ रिलेटेड होती हैं उसको बोलते हैं। पर यहाँ पर राइटर का ऐसा मानना है कि देखो इंडिया ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा, मतलब कुछ चीजों में हमने अच्छा किया है यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी के अंदर, पर हमें चाइना से बहुत कुछ यहाँ पे सीखना को अभी बहुत ज्यादा बाकी है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो चाइना का अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीप वाटर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो डीप वाटर के अंदर उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप बात करें 100 फीट से अगर नीचे कहीं ना कहीं जाके जो डीप सी फिशिंग होती है, वहां पर हमारे फिशरमैन उतना अच्छा नहीं कर पाते। इस वजह से होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं, हम उनको फिश को कैच नहीं कर पाते। पर चाइना ने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काफी अच्छा काम किया है, उनकी जो फ्लीट है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया को भी इनसे काफी कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ना इन्होंने एक बात करी है इंडिया और श्रीलंका के केस में। अब देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डिस्प्यूट है, जैसे फॉर एग्जांपल कच्चातीवो आइलैंड का डिस्प्यूट हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम के ऊपर 1974 और 1976 के अंतर्गत। यहाँ पर कुछ इनको राइट्स मिले थे जो हमारे फिशरमैन हैं दोनों नेशंस के। पर बाद में क्या हुआ आप जानते हो, ठीक है, एलटीटीई वगैरह हमें देखने को मिला, ठीक है। श्रीलंका के अंदर हमें सिविल वॉर देखने को मिली। उस टाइम पर ना जो फिशरमैन थे श्रीलंका के, वो वहां पर ज्यादा फिशिंग नहीं करते थे क्योंकि देश में सिविल वॉर चल रही है। उस टाइम पर क्या हुआ, इंडिया के जो फिशरमैन थे वो अक्सर श्रीलंका के पानी के अंदर जाते रहे, ठीक है ना। पर जब 2009 में एलटीटी के हॉस्टिलिटीज खत्म हुई, उसके बाद श्रीलंका के जो फिशर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमारा पानी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में उस टाइम डिस्प्यूट्स देखने को मिल गए, और इस वजह से कई बार बड़े डिस्प्यूट्स भी होते हैं। इस वजह से हम अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज नहीं कर पाते। तो जो डिस्प्यूट्स है ना इस तरह के, इनको भी हमें कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा ताकि ये इश्यूज ना फेस हो और हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है वो अच्छे से प्रॉस्पर कर पाए। साथ में जैसे मैं आपको बता भी रहा था, फिशिंग फ्लीट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपका है, ठीक है। चाइना के केस में ये बहुत ढंग से इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, चाइना ने इसको यूज किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ना कि न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो हमारे फिशरीज हैं, तो फिशरी के अंदर एक सुपर पावर बन चुकी है चाइना, और इसने प्रोटीन की जो डिमांड है उसको काफी अच्छे तरह से फुलफिल कर दिया है। जो मैं बता रहा था 100 फीट से ज्यादा, ठीक है ना, वहां पर डीप सी फिशिंग के अंदर लार्ज फिशेस को कैच करने के अंदर यहाँ पर इनका बहुत अच्छा रोल रहा है चाइना का, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी जो डीप वाटर फिशिंग फ्लीट है वो चाइना के पास ही है। तो इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली हमारे लिए एनिमल प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिशेस, ठीक है, काफी हेल्दी है, ठीक है। जो हमारा हिडन हंगर है यहाँ पे देखने को मिलता है, मॉल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, उसको कम करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। पर दिक्कतें क्या है, दिक्कतें ये हैं कि भैया हमारे यहाँ पे जो फिशरी कम्युनिटी है, ठीक है, वो काफी पुअर है, स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर है। मैं आपको अगर बताऊं ना कि जैसे मान लो एक हमारा जो मछुआरा है, ठीक है, जो हमारे फिशरमैन है, वो अगर एक दिन में एक्स अमाउंट ऑफ फिशेस कैच करता है, तो अगर आप देखोगे ना जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर वो 4 गुना ज्यादा फिशेस को कैच करता है। क्या रीजन है इसके पीछे का, इसके रीजन यही है कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी हम उसी तरह के जालों से, ठीक है ना, उसी तरह की टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं यूज करते हैं। जो हमारा वैल्यू एडिशन है वो काफी कम होता है, ठीक है ना, लो वैल्यू चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। उस वजह से हमारे पास जितना पोटेंशियल है ना, हम उस पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो सेक्टर ने थोड़ा ग्रोथ दिखाया है, फॉरेन एक्सचेंज हमें यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलता है यहाँ पे। पर अभी भी इसका पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। इंडिया डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है, सी फूड के अंदर हम वर्ल्ड के काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग नेशंस के अंतर्गत आते हैं। अच्छी खासी जॉब्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। बट डीप वाटर फ्लीट के अंदर अभी हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। ज्यादातर कहाँ पे होती है, कोस्टल वाटर्स के उसके आसपास के ऊपर होती है, जो 100 फीट से नीचे है वहां पर हम अच्छा काम अभी करना हमें बाकी है। साथ में ही पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, हमें इनके साथ भी कम्पीट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका का डिस्प्यूट देखा ना, तो इस तरह के कुछ डिस्प्यूट्स भी यहाँ पे हमारी पोटेंशियल को हैम्पर करते हैं। फिर कई बार हो सकता है कि हम फॉरेन वाटर्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, फिर अक्सर उनके बीच में डिस्प्यूट्स, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो अभी तक भी इंडिया इस पर्टिकुलर जो हमें देखने को मिलता है ना 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा हम मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो वहां तक हम ज्यादा उनको अंडर एक्सप्लॉइट ही रहे हैं, उनको अच्छे से हम कहीं ना कहीं यूज नहीं कर पाए। जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कई बार इसमें दिक्कत ये भी आती है, इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग भी देखने को मिलती है। और इससे नुकसान किसको होता है, इंडिया जैसी कंट्रीज को, जो इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स भी होते हैं वो लो वैल्यू होते हैं, ठीक है ना। हम रेडी टू ईट वाले, जो रेडी टू कुक वाले मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, और इन्हीं में ना ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा होता है। आई बात समझ में।
जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ना आप कोई भी छोटा सा एग्जांपल लो कि जैसे मान लो आपके पास एक पोटैटो थे, तो अगर हम पोटैटो को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ना बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। पर अगर हम पोटैटो चिप्स बना के इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो अगर हमारा फोकस कहीं न कहीं रेडी टू कुक या रेडी टू ईट, मतलब इस मतलब सिमिलर तरह से चिकन हो गया या फिर जो फिशिंग सेक्टर हो गया उसके चिकन नहीं, सॉरी, फिशिंग सेक्टर के अंदर ये चीज़ करें, तो डेफिनिटली वहाँ पर हमारा अच्छा खासा एक वैल्यू एडिशन होगा आएगा, और हम कहीं न कहीं फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे पास अच्छे खासे आ सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने ना 4 तरह के एरियाज़ के ऊपर फोकस करने की बात करी है। पहले तो देखो टेक्नोलॉजी को थोड़ा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? इनको मैकेनाइजेशन करनी पड़ेगी फिशिंग वेसल्स की, ताकि एक तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक्स हो, फिश डिटेक्शन डिवाइसेस हों, तो अकॉर्डिंगली ना हम अपनी जो फिश कैच है उसको काफ़ी ज़्यादा तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे साथ में ही डीप फिशिंग के अंदर हम डीप वाटर के अंदर हम ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे अभी, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बड़ी-बड़ी फिशेज़ हम कैच करेंगे तो बड़ा हम कहीं न कहीं फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह अच्छे से कर पाएँगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ होता है मदरशिप कॉन्सेप्ट। देखो मदरशिप कॉन्सेप्ट का मीनिंग बहुत सिंपल है कि मान लो हमारे पास ना एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट है, एक बड़ी शिफ्ट है, ठीक है ना? एक बड़ी शिप है। अब उसके ये बड़ी शिप पता क्या करती है? ये बड़ी शिप जो साथ में उसके छोटी-छोटी शिप चल रही हैं, छोटे-छोटे क्राफ्ट चल रहे हैं, उनको मेंटेन करना, उनको लॉन्च करना, ये यहाँ से हो जाता है। तो इस तरह का मदरशिप कॉन्सेप्ट भी हमें लेके चलना पड़ेगा कि एक लार्ज वेसल होनी चाहिए, वो बाकी फ्लीट को अकम्पनी करे, कोई भी उनको फ्यूल, मेडिकल, ऑन बोर्ड फैसिलिटीज़ कुछ भी चाहिए, उनको कुछ मेंटेनेंस की रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी की सारी इसके द्वारा दी जा पाएँ। तो ये एक तीसरा तरीका हो गया। एंड लास्टली चौथा, कि जो मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स हैं, कहीं न कहीं हम उनके साथ पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करें, ठीक है ना? और जो एक तरह से अकोमोडेशन होती है शिप्स की, जो बर्थ के ऊपर ना जो अकोमोडेशन होती है, उसको उस जगह पे कहीं न कहीं करना। तो ये सारी चीज़ें, साथ में पैकेजिंग हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, इनके ऊपर कहीं न कहीं अगर हम फोकस करेंगे, तो फिशिंग सेक्टर को हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारा एक ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने का सपना है, उसकी तरफ हम अच्छे खासे कदम मिला सकते हैं। तो डेफिनिटली देखो चाइना के साथ भले ही हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे, बट चाइना अगर हमसे किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो किसी ऐसे से भी हमें सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज द फैक्ट चेक इज दैट इंडियंस विल हैव लिटिल चॉइस, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अभी रिसेंटली ना आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि अभी हमारी जो आईटी रूल्स हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत ऐसी बात करी गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, कि यहाँ पर ना इन्होंने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की बात करी है। अब ये क्या है फैक्ट चेक यूनिट? देखो अगर कहीं पर भी कुछ फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ या मिसलीडिंग न्यूज़ आती है विद रिगार्ड्स टू एनी बिज़नेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ड्स देख रहे हो, एनी बिज़नेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर क्या होगा, अब ये इसको डिटर्मिन करेंगे, एंड एट द सेम टाइम इसके पास पावर्स होगी इसको डिटर्मिन करने की एंड उसको हटा देने की। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो जो भी आपके इंटरमीडियरीज होंगे, आपका जैसे फेसबुक ट्विटर हो गया, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, एयरटेल बिजनेस, उनको इनको सेंसर करना पड़ेगा अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट है रिगार्डिंग गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ना राइटर का ऐसा मानना है कि देखो ऐसी चीजें तो हमने बहुत हिस्ट्री में देखी हुई हैं, जैसे 1984 की वो बात करते हैं जो बुक है, ठीक है, बहुत ही फेमस है, जॉर्ज ऑरवेल की बुक है। तो वहां पर ऐसा, यहाँ पे इनको ऐसा लगा है राइटर को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हमारे एग्जेक्टिव है वो अपने पास बहुत ज्यादा पावर्स लेके आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फेक न्यूज को तो हटाना अच्छी बात है। द आंसर इज यस, फेक न्यूज अगर है तो अच्छी बात है। और इन्होंने एक्चुअल में जो ये रूल्स है ना, ये लेके भी इसीलिए आए हैं कि ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट बने। पर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है? पहली बात तो ये है कि चेक कौन करेगा कि ये कोई पर्टिकुलर चीज फेक है या नहीं है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक फैक्ट चेक यूनिट करेगा, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी। अभी बताया नहीं कि कौन होगा इसके अंदर, पर ऐसा बोल रहे हैं कि आईटी मिनिस्ट्री के लोग होंगे, एक पर्सन वहां से होगा, एक मोस्पी से एक मेंबर हो सकता है, एक मीडिया एक्सपर्ट हो सकता है, और एक लीगल एक्सपर्ट, ऐसा बोल रहे हैं। अभी ये तय नहीं है। पर यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट्स हैं, चूज कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्हीं के पास पावर है कि वो देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या रदर आई शुड से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ फेक न्यूज तो नहीं आई। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चूज कर रही है कि मेरे अगेंस्ट क्या लिखा गया है, मेरे अगेंस्ट फेक न्यूज क्या है? तो कल को तो कोई भी ऐसी न्यूज आएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी, मान लो कुछ उसके रिगार्डिंग क्रिटिकल बात कर रही होगी, तो वो तो बोल देगी कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो चीज है वो फेक न्यूज है, अब इसको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने केस में खुद ही जज बन रहे हैं। ठीक है, आप देखते हो ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं ना कि सामने वाले के पास सुनने का पूरा मौका होना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जाता है। कल को कोई भी मुद्दा आएगा, सरकार बोलेगी, या सरकार का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो बोलेगा कि नहीं ये तो फेक न्यूज है, इसको हटा दो। तो बीएसएनएल, एयरटेल, जियो,
इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इन सभी को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, और जो कहीं ना कहीं जो बीच में आपके ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, उनको भी अपने वहां से हटानी पड़ेंगी चीजें। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेक न्यूज के कहने के चक्कर में सरकार क्या कोशिश कर रही है कि कोई उनका क्रिटिसिज्म ही ना करे। दैट इज द कंसर्न ऑफ द राइटर हियर, ठीक है। बात दरअसल में घूम फिर के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर यही करी गई है। तो यहाँ पर दरअसल में जो बेनिफिट हुआ ना, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हुआ। और साथ में देखो यहाँ वर्ड्स भी कैसे यूज कर लिए, एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एनी बिजनेस क्या होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चूज करेगी। साथ में इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो तर्क दिया गया है वो ये है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करें, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं मेंटेन रहे, उस चीज को कहीं ना कहीं हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हम ये चीज लेकर आए हैं। पर राइटर कह रहे हैं कि पब्लिक जो जनता का इंटरेस्ट है, क्या सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव को पता है क्या? क्योंकि देखो यहाँ पे लॉज भी यही बना रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी यही कर रहे हैं, हर चीज जो रूल्स के अंदर कहीं ना कहीं जो जजेस हैं वो भी खुद ही हैं एक तरह से, क्योंकि इन्होंने डिटर्मिन कर लिया ना कि फैक्ट चेक यूनिट ने ही डिटर्मिन कर लिया कि क्या चीज है। अगर सारी की सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास है और यही डिटर्मिन करेंगे कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट के यहाँ है, तो बाकी लोग हमारे क्या करेंगे? तो इसमें से देखो ऐसा लगता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही ऐसे है, ठीक है, जिनको पता है कि सिटीजन के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो यहाँ पर फेक न्यूज के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसका मिसयूज करें। तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ जाता है। एक यहाँ पे राइटर ने और एग्जांपल दिया है रिगार्डिंग पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। देखो पीआईबी के द्वारा जो फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट है ना, इसने भी फैक्ट चेक करता है ये भी। पर कई बार ऐसे हैं कि पीआईबी ने भी क्या किया है, पीआई ने भी कई बार ना गलत चीजों को सही बता दिया है और सही चीजों को गलत बता दिया है। आई बात समझ में? काफी बार ऐसा हुआ है ना कि कुछ जर्नलिस्ट ने मान लो कुछ रिपोर्ट किया, अब पीआईबी ने देखा कि यार ये तो मतलब पीआईबी ने जो सही चीज थी उसको गलत बोल दिया। अगर कोई चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर भी है, तब भी पीआईबी ने काफी बार गलतियां करी हैं। तो पीआईबी का जो फैक्ट चेक यूनिट है, अगर वही ढंग से काम नहीं कर पा रहा, कुछ गलत चीजों को सही बता रहा है, सही चीजों को गलत बता रहा है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फैक्ट चेक यूनिट जो हम बनाने की बात कर रहे हैं वो ढंग से काम करेगा? ठीक है ना, वो तो एक तरह की अनलिमिटेड पावर्स हम देने की बात कर रहे हैं एक तरह से एग्जीक्यूटिव को, और जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अभी डिटेल्स भी नहीं आई पूरी फैक्ट चेकिंग बॉडी की क्या होगा। अगर पूरे के पूरे लोग इसमें गवर्नमेंट की साइड से होंगे तो बहुत ही मेजर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और इससे क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो हमारी जो देखो हमारे कहीं ना कहीं क्या था, हमारी जो डेमोक्रेसी किसके बेस के ऊपर बनी है, ट्रस्ट के बेस के ऊपर बनी है, कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बनी है, उसके अगेंस्ट जाएगा। आप नोटिस करो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर हमने बात क्या बोली थी कि अगर अच्छी गवर्नमेंट का ना क्या होता है, अच्छी गवर्नमेंट के पॉइंट्स क्या होते हैं, वो होता है कि वहां पर जो प्रेस हो गया, मीडिया हो गया, वो एक तरह से विजिलेंस रखे। अगर सरकार कहीं गलती कर रही है, सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, वहां पर उनको रोके। पर ये जो पर्टिकुलर चीज है फैक्ट चेक यूनिट वाला जो चीज है, ये इसके अगेंस्ट जाती है। क्यों अगेंस्ट जाती है? क्योंकि यहाँ पर तो यूनियन गवर्नमेंट ही सब कुछ तय कर रही है कि भैया ये सच है ये झूठ है। अब लोग तो वही पढ़ेंगे ना जो उनके सामने दिख रहा है। अगर सरकार की किसी जगह क्रिटिसिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सरकार ने उसको हटा ही दिया, तो इंडिया के लोगों के पास क्या चॉइस होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सरकार, यहाँ पे राइटर का ये क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। साथ में अगर आप नोटिस करो अकाउंटेबिलिटी, हमें एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, उसके लिए जरूरत क्या होती है कि आप सरकार के गलत कदमों के ऊपर एक तरह के चेक रखो, अगर कहीं गलती करे तो उसको ठीक कराओ, ठीक है। तो आपके जो जर्नलिज्म होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फैक्ट्स को रिपोर्ट करें एंड उनके पास पावर हो सच बोलने की। पर यहाँ पर जो अभी करंटली ये चीज चल रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है, ऐसा यहाँ पे राइटर का मानना है। देखो फेक न्यूज को रोकना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फेक न्यूज को रोकना जरूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा फेक न्यूज चल रही है, हेट स्पीचेस चल रही है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। पर फेक न्यूज के चक्कर में सरकार अगर आपने आपके क्रिटिसिज्म को हटाने की कोशिश कर रही है तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो एक तरह का ना हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस किस चीज के अंदर? इस चीज के अंदर की फेक न्यूज हो गया, ठीक है ना, ये चीजें ना फैले देश के अंदर, बट एट द सेम टाइम सरकार अपने जो क्रिटिसिज्म है उसको भी एक्सेप्ट करे। तो दोनों के बीच में एक तरह का अगर कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पर राइटर यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।